Hello students, I hope you all are good and safe at home. Today again we are going to start our online classes. So let's start your chapter 4 which is sorting material into groups. इस चैप्टर में हमें बेसिकली स्टडी करना है कि हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है उस बारे में. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. There are many objects around us which are made up of different materials just like wood, glass, rubber, plastic, कॉटन etc. ये सारे जितने भी मटेरियल के एग्जांपल अभी अपन ने देखे वो सारे मटेरियल जो है जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं. इन दिस चैप्टर वी क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. सो देयर इज़ अ टर्म क्लासिफिकेशन which means grouping of similar objects on the basis of their properties. यानी कुछ जो similar objects हमारे around present होते हैं उन्हें हम उनकी similar properties के basis पे किसी ना किसी ग्रुप में ऐड करेंगे. क्लासिफिकेशन स्टडी को कन्वीनियंट एंड सिस्टमेटिक बनाता है. जैसे कि हमें पर्टिकुलर खूब सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है तो हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं कि हम एक एक की स्टडी नहीं कर सकते. उसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और फिर उस ईच एंड एवरी ग्रुप की स्टडी करें. इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट. देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं वो सारे अलग अलग मटीरियल्स के बने होते हैं. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं चेयर जो है वो वुड से भी बनी हुई हो सकती है, स्टील से भी बनी हुई हो सकती है और प्लास्टिक से भी बनी हुई हो सकती है जैसा कि हम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम मटेरियल के भी बने हुए हो सकते हैं. जैसे कि जितने भी यूटेंसिल्स घरों में यूज़ होते हैं, पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, ब्रिजेस, ये सब स्टील से बने होते हैं या मेटल से बने होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल. एक ऑब्जेक्ट कुछ मटेरियल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. जैसे कि एयरेटेड जो ड्रिंक्स है या कोल्ड ड्रिंक्स है वो वाटर, गैस और शुगर तीनों से मिलकर बनी हुई हो सकती है. देयर आर सम टर्म्स विच आर गोइंग टू स्टडी जस्ट लाइक फर्स्ट मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे वो क्या कहलाती है? मैटर. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मास. द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. कोई भी जो मैटर का अमाउंट है किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है? मास के थ्रू. नेक्स्ट है वॉल्यूम. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम. जैसे हम जो मिल्क यूज़ करते हैं घरों में वो वॉल्यूम के थ्रू लाया जाता है. जैसे कि 1 लीटर हम दूध लेकर आए हैं तो वो 1 लीटर क्या है? उसका वॉल्यूम. नेक्स्ट है टर्म है मॉलिक्यूल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जितना भी मैटर होता है वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें कि क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर जो है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात करेंगे. जो सॉलिड स्टेट है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. इसी वजह से सॉलिड्स जितने भी होते हैं उन सबका एक डिफाइनेट शेप होता है और डिफाइनेट वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट अगर हम लिक्विड की बात करें तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो भी बहुत वीक होता है और मॉलिक्यूल्स भी बहुत लूजली पैक्ड होते हैं कंपैरेटिवली सॉलिड. इसीलिए उनका एक डिफाइनेट शेप नहीं होता लेकिन डिफाइनेट वॉल्यूम होता है. जैसे लिक्विड में हम वही वाटर या मिल्क की बात करें तो उसका शेप फिक्स नहीं है. जिस भी हम कंटेनर में मिल्क या वाटर को ऐड करेंगे वो उसी का शेप ले लेगा. नेक्स्ट हम गैस की बात करें तो ना उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है ना उसका शेप डिफाइनाइट होता है क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है.
ऐसे जितने भी मैटर होते हैं वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक एक्टिविटी 4.1 में एक टेबल दे रखी है, जिस टेबल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को किसी पर्टिकुलर सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। जैसे जो ग्रुप 1 है इस टेबल में, उस ग्रुप 1 में हम देख रहे हैं कि 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें 2 तो नॉन लिविंग है और 2 लिविंग है। तो लिविंग कौन कौन है? कैट और डॉग जो है वो लिविंग है, और बाकी बॉल और गन जो है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। सेकेंड ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ए और सी तो एडाइबल है, बट बी और डी जो कि वुडन मटेरियल है या चेयर और टेबल है वो क्या है? नॉन एडाइबल, उसे हम खा नहीं सकते। ग्रुप 3 में हम देख रहे हैं तो ए एंड सी आर मेड अप ऑफ वुड। ए एंड सी वही सेम टेबल और चेयर है, वो किससे बनी हुई होती है? वुड से। लेकिन बी और डी हम देख रहे हैं तो वो किससे बना हुआ है? मेटल से। फोर्थ ग्रुप में हम देख रहे हैं जो बॉल है दोनों का शेप कैसा है? स्फेरिकल। वो राउंड शेप के हैं, इसलिए वो क्या है? ए एंड सी आर स्फेरिकल। नेक्स्ट बी और डी हम देखते हैं तो वो कैसा है? नॉन स्फेरिकल, उनका शेप राउंड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। The characteristics of materials that enable us to separate one object from other are called its properties. Properties क्या होती है? जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है कि कोई भी जो थिंग है, मैटर है या ऑब्जेक्ट है, वो दिखने में कैसा है, उसे क्या कहते हैं? अपीयरेंस। इट इज़ द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्टिंग्विश वन मटेरियल फ्रॉम द अदर। ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है जो बाहर से देखने पर हमें पता पड़ता है, हम कोई भी दो मटेरियल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें पड़ी है, एक पेंसिल पड़ा है, एक पेन पड़ा है, दोनों की अपीयरेंस अलग अलग है, हम दोनों में से देख के चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पेंसिल है एंड कौन सा पेन है। तो ये क्या होती है? उसकी अपीयरेंस। हाउ थिंग्स अपीयर टू द आइज इज कॉल्ड अपीयरेंस। मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एट्सेट्रा हैव अ शाइनिंग सरफेस। जितनी भी सारी मेटल्स होती है उनमें शाइनिंग सरफेस होती है। ये जो प्रॉपर्टी है उन मेटल्स की उसे कहा जाता है लस्टर। बट मटीरियल लाइक वुड, प्लास्टिक, पेपर और रबर डू नॉट possesses लस्टर एंड अपीयर डल। दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। जो बाकी सारे मटीरियल्स है जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबर, ये सारे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। When metal are exposed to air, most of them lose their luster and get tarnished due to action of air. जब मेटल्स को हम एयर में मतलब एयर के कांटेक्ट में जब आती हैं मेटल्स, तो क्या होता है? वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने की वजह से उनका जो लस्टर है वो सारा चला जाता है और वो कैसी हो जाती है? दिखने में डल। ऑन पॉलिशिंग और रबिंग द सरफेस विद सैंड पेपर दे रीगेन देयर लस्टर वंस अगेन। अगर हम उन्हें सैंड पेपर से रब करेंगे तो वो वापस से उनकी लस्टर डेवलप हो जाती है। फ्रेशली कट मेटल्स देयरफॉर अपीयर शाइनिंग। गोल्ड, सिल्वर मेटल्स आर मेड इनटू ऑर्नामेंट्स ड्यू टू देयर कलर एंड लस्टर। गोल्ड डज नॉट लूज इट्स शाइनिंग और एक्सपोजर टू एयर, सो ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ दिस मेटल रिमेन स्पार्कलिंग थ्रू आउट। गोल्ड जो है, हम सभी पहनते हैं गोल्ड और हम देखते हैं कि वो एयर के एक्सपोजर में आने के बाद भी अपना लस्टर को लूज़ नहीं करता है, इसलिए जितने भी ऑर्नामेंट्स है वो किससे बनाए जाते हैं? गोल्ड मेटल से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है, उसके अंदर किस बेसिस पे हम हार्डनेस को आइडेंटिफाई करते हैं? तो अगर कोई थिंग है वो स्क्वीज़ हो रही है तो वो हार्ड नहीं है, वो कैसी है? सॉफ्ट है। बट अगर वो स्क्वीज़ नहीं हो रही है तो वो क्या है? हार्ड। देखते हैं हम हार्डनेस क्या होता है। मटीरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड और स्क्वीज्ड। मटीरियल का ग्रुप बनाया गया है किसके अकॉर्डिंग? कि वो कंप्रेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वी कैन ईजिली स्क्वीज अ पीस ऑफ स्पंज। जैसे स्पंज का जो पीस है हम ईजिली उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं आपकी क्लासेस में डस्टर रखे रहते हैं, वो स्पंज से बने हुए, तो उसे हम स्क्वीज़ कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट स्क्वीज एन आयरन बॉल। किसी भी आयरन बॉल को हम स्क्वीज नहीं कर सकते। इवन इफ वी प्रेस इट विथ ऑल आवर माइट, देयरफॉर वी से दैट स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट होता है और आयरन क्या होता है? हार्ड। मेटल्स लाइक लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मटीरियल्स लाइक वुड, स्टोन एट्सेट्रा आर हार्ड। चॉक, कॉटन, वैक्स एट्सेट्रा आर सॉफ्ट मटीरियल। ये कुछ एग्जाम्पल थे मटीरियल्स के जो हार्ड और सॉफ्ट होते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस ऑफ अ मटीरियल डिसाइड द पर्पस ऑफ विच इट कैन बी यूज्ड। जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी है किसी मटीरियल की, वही डिसाइड करती है कि वह मटीरियल किस चीज़ में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मटीरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग व्हीकल्स, हाउस, रोड्स एक्सेट्रा शुड बी हार्ड, वाइल क्लॉथ शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटीरियल। जैसे व्हीकल्स वगैरह होते हैं सारे हार्ड मटीरियल से बने हुए होते हैं, बट जो क्लॉथ्स हैं हम डेली जो पहनते हैं वो सॉफ्ट मटीरियल से बने हुए होते हैं। The soft material can also be scratched with our nails, but not the hard material. We can easily scratch a candle made of wax, but it is not possible to scratch a wooden pencil. Luster, hardness, roughness और smoothness are some of the properties which describe the appearance of a material. ये कुछ ऐसी properties है जो किसी भी material के appearance को describe करती है. In addition to this, we can also describe the appearance of material by its size and weight. That is whether it is large or small, whether it is heavy or light. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि अगर हम किसी मटेरियल को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो वो मटेरियल क्या है, सॉल्युबल। जैसे हम दो एग्जांपल लेंगे शुगर और सैंड का। जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम सैंड ले रहे हैं या चॉक पाउडर ले रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। Materials or substances like sugar or salt when mixed with water disappear completely in it. We say that sugar or salt has dissolved in water. Substances which dissolve in water are known as soluble substances. Sand and chalk powder do not dissolve in water. They are said to be insoluble substances. अब कुछ टर्म है सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ही देखेंगे। क्या होता है सॉल्यूशन? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक अप अ सॉल्यूशन। तो दो टर्म्स है सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे समझेंगे? जो सॉल्यूट होता है वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है, यानी जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम अगर शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लें तो जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर जिसमें हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज नोन एज सॉल्यूट। द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। जिसे घोला जाता है या जिसे डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। वाटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट सिंस इट readily dissolve a number of substances in it. अब टू टर्म्स हमें और पढ़नी है लिक्विड्स के बारे में, मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स। अगर कोई भी दो तरह के लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, तो उन्हें मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और कोई भी लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व ना हो उन्हें इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे अगर हम विनेगर और लेमन जूस का एग्जांपल लें या विनेगर और ग्लिसरीन का एग्जांपल लें तो वो आपस में मिसिबल लिक्विड्स हैं, बट ऑयल और वाटर का एग्जांपल लें तो वो आपस में क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 4.2, जिसमें कि क्या बताया गया है कि कैसे हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ रबर ट्यूबिंग विद अ रेगुलेटर, 2 बीकर्स, अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। इसमें तीन जो है अलग अलग लिक्विड्स को सेपरेट करने का प्रोसीजर है। हम पहले क्या करेंगे, कट दी बेस ऑफ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक अ होल इन इट्स कैप। हम प्लास्टिक बॉटल को कट करेंगे और उसके अंदर एक होल, उसके कैप में एक होल बनाएंगे। फिट अ रबर ट्यूबिंग विथ अ रेगुलेटर इन दिस होल, दिस इज सेपरेटिंग फनल दैट यू हैव मेड। फिर उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे और हमने ये क्या बना लिया है, सेपरेटिंग फनल। पोर द मिक्सचर ऑयल and water in this separating funnel, allow it to stand for some time. You can see that oil and water separates into different layers. Place a beaker below the separating funnel, allow the lower layer of water to run out by adjusting the regulator. जब हमने एक के बाद एक दोनों सॉल्यूशन डाल दिए हैं, देन हमने नीचे से उसका जो पाइप ट्यूब लगाई थी हमने, उस ट्यूब का जो टैप है उसे हम ओपन करेंगे तो एक लिक्विड पहले रिलीज हो जाएगा और दूसरा लिक्विड बॉटल में ही ऊपर बच जाएगा। तो इस तरह से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है कि किसी भी वाटर के ऊपर अगर हमने कोई थिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट डाला है तो वो अगर उसके ऊपर फ्लोट करेगा तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लोटेशन। अगर वो फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा, तो वो फ्लोटिंग मटेरियल नहीं होगा। सर्टेन मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर वेयर इज अदर सिंक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लोटेशन। जनरली वुड, लीव्स, प्लास्टिक, पेपर एंड फेदर्स फ्लोट ऑन वाटर वेयर इज रॉक, ग्लास, हनी, सैंड, मेटल सिंक। वी कैन टेस्ट these material to see whether they float or sink in oil. The material which sink in water
विल सिंक इन ऑयल, जो मटीरियल वाटर में सिंक हो जाएंगे वो ऑयल में भी सिंक हो जाएंगे. द ऑब्जेक्ट विच फ्लोट इन वाटर विल रिमेन फ्लोटिंग. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग of other object will depend upon density of the liquid. The density of the materials, डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्क्राइब्स हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज फॉर इट्स साइज. डेंसिटी कंपेयर द वेट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ओवर वॉल्यूम. वेट और वॉल्यूम को कंपेयर करके डेंसिटी निकाली जाती है किसी भी थिंग की. Scientists compare everything to water which has density equal to 1 gram centimeter cube. अगर कोई भी मटेरियल हायर डेंसिटी का है तो वो सिंक करेगा और लोअर डेंसिटी का है तो वो फ्लोट करेगा वाटर पे. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी होती है कि अगर कोई थिंग है उसके हम आर पार देख सकते हैं इजीली या नहीं देख सकते. तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल विथ विच इट इज़ मेड. ट्रांसपेरेंसी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो लाइट को पास आउट करता है. तो अब इसमें 3 तरह के मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल एंड ओपेक मटेरियल. सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होंगे जो अपने में से लाइट को पास आउट होने देते हैं. जैसे एग्जाम्पल में है एयर, ग्लास, क्लियर वाटर एंड ट्रांसपेरेंट आर क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस क्लियरली थ्रू दीज मटेरियल. हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसके मतलब आर पार देख सकते हैं. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, दीज मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली. यानी ये पार्शियली लाइट को पास आउट होने देते हैं, यानी हमें उसके दूसरी साइड पे दिखेगा तो सही पर पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखेगा. ओपेक मटेरियल, दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल. जो ओपेक मटेरियल होते हैं वो बिल्कुल भी लाइट को अपने आप में से पास आउट नहीं होने देते. जैसे कि एग्जांपल है मेटल, रॉक, वुड एंड कार्डबोर्ड आर ओपेक. ओपेक द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल थ्रू ओपेक मटेरियल्स. ओपेक मटेरियल्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखा नहीं जा सकता है. जैसे कि आपकी ये एक्टिविटी 4.3 दे रखी है, इसमें अलग अलग मटेरियल से टॉर्च के थ्रू लाइट को पास आउट करा के दिखाया है. जैसे फर्स्ट ग्लास लिया है तो उससे ईजिली ग्लास से पास आउट हो रही है तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट. फिर ऑयल्ड पेपर लिया है वो क्या है? ट्रांसल्यूसेंट. और कार्डबोर्ड लिया है वो क्या है? ओपेक. क्योंकि कार्डबोर्ड के दूसरी साइड पे लाइट पास आउट नहीं होगी, ऑयल्ड पेपर से थोड़ी बहुत कम अमाउंट में पास आउट होगी तो वो क्या है? ट्रांसल्यूसेंट. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम बिकम हॉट व्हेन दे आर हीटेड ओवर अ फ्लेम. जब हम इन सारे मटेरियल्स को हीट करेंगे ओवर अ फ्लेम, दीज मटेरियल्स आर सेड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये इजीली हॉट हो जाएंगे, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि अपने आप में से हीट को पास आउट करते हैं. बट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, रबर, वुड एटसेट्रा डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर. जो हीट को अपने आप में से पास आउट नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स थर्मल कंडक्टिविटी. You must have noticed that some cooking vessels like pressure cooker, frying pans are made up of metals. जितने भी प्रेशर कुकर और फ्राइंग पैंस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के. तो मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक जैसे मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि वो क्या है? बैड कंडक्टर. वो इजीली हीटअप नहीं होता है और अगर हम उसे पकड़ के कोई चीज़ कुकिंग करें तो उससे हमारा हाथ नहीं जलेगा. Metals allow electric current to pass through them, so they are known as good conductors of electricity. Plastic, rubber, wood and paper are poor conductors or bad conductors of electricity. Materials which do not conduct electricity are known as bad conductors और insulator. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल. और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो कहलाते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें या ज़्यादातर मेटल्स की बात करें तो वो सारी मेटल्स क्या हैं? मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटीरियल्स. और जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए ये क्या होता है? नॉन मैग्नेट मटीरियल. यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है.